हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारी अपनी पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 का पाठ 4 जो है पृथ्वी और हमारा जीवन का धरातल के रूप बदलने वाले कारक। जिस प्रकार बच्चों एक इमारत का निर्माण तुरंत नहीं हो जाता है, एक इमारत को बनाने में बहुत सारे कारीगर धीरे धीरे कार्य करते हैं, तब जाके इमारत एक स्वरूप में आती है। उसी प्रकार बच्चों हमारा धरातल में जो हमें रूप दिखलाई पड़ते हैं, विभिन्न प्रकार के फीचर दिखलाई पड़ते हैं, उन्हें बदलने में बहुत से कारक धीरे धीरे सैकड़ों वर्ष कार्य करते हैं, तब जाकर के वो फिनोमेना, वो दृश्य हमारे सामने बन करके तैयार होता है। इन कारकों में तीन सबसे महत्वपूर्ण कारक बच्चों हैं, वो हैं एक तो बहता हुआ जल सर्वप्रमुख कारक है, और दूसरा है बहती हुई पवन, और तीसरा है सरकती हुई बर्फ। तो आइए बच्चों देखते हैं कि इस पाठ में ये तीनों कारक किस प्रकार अपने हुनर का प्रदर्शन करके एक बेहतरीन फिनोमेना का निर्माण करते हैं, और कैसे विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करते हैं, जिन्हें कि हम लोग देख करके कह सकते हैं कि ये डेल्टा है, ये नदी घाटी है। तो आइए समझते हैं पाठ 4 बच्चों, धरातल के रूप बदलने वाले कारक, वाह कारक। हम जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन लाने में दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, जो पिछले पाठ में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बल धरातल के अंदर से कार्य करता है, जिसे हम आंतरिक बल या इंटरनल फोर्स कहते हैं। दूसरा बल ऊपरी भाग में कार्य करता है, जिसे हम वाह या एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। भूपटल पर इन्हीं दोनों शक्तियों के कारण परिवर्तन होता है। जो हमारा भूपटल है, भूप्रपटी है, इसमें इसके जो भूदृश्यों में परिवर्तन होता है, तो वो इन्हीं दो बलों के कारण होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। आंतरिक शक्तियां पर्वत, पठार आदि भूदृश्य उत्पन्न करती हैं, तो वह शक्तियां जल, नदियां, हिमानी, पवन और समुद्र की लहरें पृथ्वी की धरातली संरचनाओं को काट छांट कर समतल बनाती रहती हैं। पृथ्वी की धरातली संरचना को काट छांट कर समतल बनाती रहती हैं। पृथ्वी की वाह्य शक्तियों द्वारा भूपटल के ऊपर तोड़ फोड़ की जाती है, जिससे टूटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा करने की क्रिया को अनाच्छादन कहते हैं, डेनुडेशन कहते हैं। डेनुडेशन कहते हैं। अनाच्छादन के अंतर्गत अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण तीनों क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण तीनों क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। ऊंचे भूभागों को अपक्षय और अपरदन क्रिया द्वारा समतल मैदान में बदलने की क्रिया होती रहती है हमेशा प्रकृति में। अपक्षय और अपरदन क्या है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। अपक्षय, जिसे हम लोग वेदरिंग भी कहते हैं, ऋतु और मौसम के प्रभाव द्वारा चट्टानें धीरे धीरे अपने ही स्थानों पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती हैं। चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। इसमें टूटे टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जाता। अपक्षय के कार्य में ताप, वर्षा का जल, पाला, वनस्पति, जीव जंतु एवं मानव का हाथ रहता है। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक। अपक्षय, जब चट्टानें स्वतः से टूटती फूटती रहती हैं, चट्टानों के स्वतः टूटने फूटने में मौसम का बहुत बड़ा हाथ होता है बच्चों। अब इसको कौन समझिए, जैसे किसी कांच को आप बहुत तेजी से गर्म करिए, कांच को जब आप खूब गर्म करेंगे, इसके बाद उस कांच के ऊपर 2 बूंद पानी डाल देंगे, तो क्या होगा बताइए, कल्पना करिए, कांच हमारा तेजी से चटक जाएगा। इसी तरह जो पत्थर होते हैं ग्रीष्म काल में भयंकर गर्म हो जाते हैं, और जब उन्हें वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो वो उनका संगठन कमजोर हो जाता है और वो चटक जाते हैं। धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रहती है और वो टूट टूट करके उसी स्थान पर बालू का चूरा बन जाते हैं। इसी प्रकार देखिए वनस्पतियां हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपके घरों में पीपल के पेड़ उगाते हैं। अगर उसे समय रहते नहीं काटा जाए तो वही पीपल का पेड़ धीरे 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 बड़ा हो जाएगा, और आपके घर की जो दीवार है उस दीवार को वो क्रैक कर देगा। क्या कर देगा? क्रैक कर देगा। तो इसका और एक आप उदाहरण देखना चाहें तो आप अपने घर की छत के ऊपर चले जाएं, उस छत में आप देखेंगे जब सीमेंट कारीगर जब बनाता है तो वो बिल्कुल रहती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो पूरी छत क्रैक हो जाती है। उसका कारण यही है कि तापमान में वस्तुएं फैलती हैं और शीतकाल में वस्तुएं सिकुड़ती हैं। तो फैलाव और सिकुड़न के कारण ही चट्टानें कमजोर हो जाती हैं और धीरे धीरे वो चूरा बन जाती है। तो आइए समझते हैं कि भौतिक, रासायनिक और जैविक। चित्र के द्वारा आप समझिए कि देखिए यहां पर एक चट्टान दी हुई है,
देखो ये चट्टान दी हुई है, यहाँ पर देखिए ये, तो जब गर्मी आएगी तो ग्रीष्मकाल में क्या होगा, चट्टान जो है फैलेगी, फिर सिकुड़ेगी, फिर फैलेगी, फिर सिकुड़ेगी। ये देखिए, ये देख रहे हैं, रात में क्या हुआ, गर्मी के सूर्य की तपन की वजह से चट्टान फैली और फिर ठंड में क्या हुई, सिकुड़ी। तो इस प्रकार सिकुड़ने और फैलने से चट्टान कमजोर हो जाती है और एक समय ऐसा आता है कि वो टूट करके चूर चूर हो जाती है। जलती हुई लालटेन के शीशे पानी की छींटे पड़ने पर क्यों चटक जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में शीत ऋतु में नाली के पानी के नल क्यों फट जाते हैं? भौतिक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग। चट्टानें दिन में सूर्य की गर्मी से गर्म होकर फैल जाती हैं, रात में तापमान होने के कारण सिकुड़ जाती हैं। इससे चट्टानें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं और टूट जाती हैं। जैसे जलती लालटेन के शीशे पर पानी के छींटे पड़ने पर शीशा छिटक जाता है, इससे चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूटकर बिखरने लगती हैं। हवा भी अपने प्रभाव से चट्टानों को तोड़ फोड़ देती है। चट्टानों के इस प्रकार टूटने को भौतिक अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भौतिक अपक्षय कहते हैं। अब रासायनिक अपक्षय। चट्टानों के अनेक प्रकार के खनिजों का सम्मिश्रण पाया जाता है। पानी के संपर्क से इन तत्वों में परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन से सेल के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और रासायनिक प्रक्रिया से चट्टानें टूटने लगती हैं। इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जैसे वर्षा ऋतु में लोहे में जंग लग जाता है और बाद में यह जंग लोहे की परत को ढीला करके अलग कर देता है, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझिए कि जब घर में आप पुताई करने के लिए चूना लेकर के आते हैं, चूने के पत्थर बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन जैसे हम चूना के पत्थर के ऊपर पानी डालते हैं या पानी में चूना के पत्थर को डालते हैं तो चूना के पत्थर तेजी से गर्म होकर के गैस निकलती है और चूना का पत्थर बिल्कुल मुलायम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इस प्रकार जो हम देखते हैं कि एक मजबूत पत्थर पानी में पड़ते ही बिल्कुल मुलायम हो जाता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण समझिए, एक चूने का टुकड़ा लीजिए, इसको किसी बर्तन में रखकर पानी में डालिए तथा इस पर होने वाले परिवर्तन को देखिए। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए, जंग लगने से लोहे को क्या नुकसान होता है बताइए। तो जो हम लोगों ने भौतिक अपक्षय समझ लिया और रासायनिक अपक्षय को भी समझ लिया, अब हमको समझना है तीसरा फैक्टर, जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय क्या होता है, जिसे हम बायोटिक वेदरिंग कहते हैं। अब जैविक अपक्षय देखिए, ये जो पौधे हैं, यहाँ पर पानी की वर्षा की फुहार हुई, बीज हुए, बीज से पेड़ हुआ, पेड़ जब निकलता है तो क्या होता है, चट्टानों के बीच से जब पेड़ निकलता है तो चट्टानों के बीच में धीरे 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 पेड़ उन चट्टानों को फाड़ देता है। देख रहे हैं आप लोग, क्रैक मार देता है। तो ये जो क्रैक आ जाते हैं, इस प्रकार का होने वाले अपक्षय को हम लोग जैविक अपक्षय या बायोटिक अपक्षय कहते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, मानव की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा भी चट्टानें कमजोर होती हैं। जैसे जंतुओं द्वारा बिल बनाना, मानव द्वारा खाने खोदना, सड़कें बनाना, सुरंग बनाना। इसी प्रकार चट्टानों की दरारों में जब हवा द्वारा उड़कर बीज गिर जाते हैं तो वही वृक्ष बढ़ने लगते हैं, जिससे वृक्षों की जड़ें चट्टानों को कमजोर करती हैं। इसी को हम लोग बायोटिक अपक्षय या जैविक अपक्षय कहते हैं। चट्टानों पर दरारों के बीज अंकुरित होकर बड़े होकर पेड़ बन जाते हैं, जिससे उनकी जड़ों के फैलने से चट्टानों में तोड़फोड़ हो जाती है, जिसको कि अभी हम लोगों ने ऊपरी चित्र में देख करके समझा। तो अपक्षय हमारे समझ में मुझे लग रहा है कि अच्छे से आ चुका है। अब हम लोग चर्चा करेंगे दूसरा फैक्टर है इरोजन, जिसे हम लोग कहते हैं अपरदन। अपरदन का अर्थ समझिए कटाव। किसी चीज का धीरे धीरे कटाव या कटना ही अपरदन कहलाता है। जब चट्टानें अपक्षय द्वारा टूट जाती हैं तो बहता हुआ जल, नदी, सागर की लहरें, गतिशील बर्फ, पवन आदि टूटे हुए या स्वयं काटे हुए पदार्थों को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर इकट्ठा कर देते हैं। इस क्रिया को हम अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। इसमें कटाव, बहाव और जमाव की क्रिया सम्मिलित होती है। मतलब इसमें कटाव भी शामिल है, बहाव भी शामिल है और जमाव भी शामिल है। मानव अपरदन मानवीय क्रियाओं द्वारा भी होता है। गांवों, कस्बों, नगरों का जैसे जैसे विकास होता है, भवनों या सड़कों के निर्माण के लिए जमीन से वनस्पति साफ कर दी जाती है, जिससे भूमि की ऊपरी सतह की मिट्टी बह जाती है और यह क्रिया भी अपरदन कहलाती है। आपने खेतों में वर्षा का जल तथा नदी में बहता हुआ जल दोनों देखे होंगे। दोनों में मिट्टी होती है, तो क्या बता सकते हैं कि यह मिट्टी कहां से आती है? अपरदन एक गतिशील क्रिया है। अपरदन क्या है बच्चों? एक गतिशील क्रिया है, डायनामिक मोशन है। यह अपक्षय से भिन्न है। अपरदन के लिए अपक्षय आवश्यक नहीं है।
दोनों क्रियाएं एक साथ अथवा अलग अलग हो सकती हैं। अपक्षय और अप्रदन में सहायक, अपक्षय जो है अप्रदन में सहायक हो सकता है, परंतु अप्रदन का भाग नहीं है। आप अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि जब बरसात के दिनों में वर्षा अधिक हो जाती है तो वर्षा का जल अपने साथ मिट्टी की ऊपरी परत के कुछ हिस्सों को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा कर देता है। यह अप्रदन की ही प्रक्रिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं निक्षेपण या डिपोजिशन। निक्षेपण या डिपोजिशन। निक्षेपण अप्रदन का परिणाम है। अप्रदन में कटाव होता है और उस कटे हुए जो मलवा है, कटा हुआ जो मलवा है वो अगर कहीं बह करके एक जगह निक्षेपित हो जाता है उसे हम लोग निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण अप्रदन का परिणाम है। ढाल में कमी के कारण जब अप्रदन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो उनके द्वारा बहाकर लाए जा रहे मलबे का किसी स्थान पर एकत्रीकरण ही निक्षेपण कहलाता है। वर्षा का जल, भूमिगत जल, नदी, पवन, हिमानी, सागरी लहरें चट्टानों को कुरेद कर उन्हें कैसे अप्रदित करती हैं, आइए जानें। प्रवाहित जल। जल का बहता रूप नदी या सरिता कहलाता है। नदी का अप्रदन कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। नदी का अप्रदन कार्य नदी के ढाल, जल की मात्रा तथा वेग पर निर्भर करता है। इसीलिए नदियां पर्वतीय भागों में अधिक अप्रदन करती हैं। इसके विपरीत मैदानी और डेल्टाई भागों में अधिक निक्षेपण होता है। नदियां अप्रदन एवं निक्षेपण द्वारा विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण करती हैं। आइए इनके बारे में जानें। नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काटकर उसे गहरा करती है। इसे अंग्रेजी में वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। वी आकार की घाटी कहते हैं। जब वी आकार की घाटी गहरी और सकरी होती है तो उसको हम गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जब बहुत गहरी और सकरी हो जाएगी तो उसे हम गार्ज कहेंगे। इसके किनारे खड़े ढाल होते हैं। भारत में हिमालय पर्वत में सिंध, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों के गार्ज दर्शनीय हैं। देख रहे चित्र देख रहे चित्र में ये सरिता है, ये नदी है। नदी अपने तल को लगातार सतत काटती रहती है जिससे कि ये गहरी होती रहती है। तो अगर कोई चीज ऐसे है तो कट कर करके वो फिर लास्ट में ऐसे बन जाती है। इसी को हम लोग गाज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गाज कहते हैं। ये हमारी वी शेप की घाटी है। क्या है? वी घाटी। और जब यही घाटी जब ऐसे हो जाती है तो इसको हम लोग यू शेप की भी घाटी कहते हैं। जलप्रपात कैसे बनता है इसको हम लोग समझते हैं। जब नदी के रास्ते में मुलायम चट्टानों की परतें मिलती हैं तो नदी का जल मुलायम चट्टानों को जल्दी काट डालता है, और कठोर चट्टानें मिलती हैं तो नदी का जल उन चट्टानों को जल्दी काट नहीं पाता है। कटाव के इस अंतर के कारण नदी की तलहटी ऊंची हो जाती है। नदी की तलहटी ऊंची नीची हो जाती है। जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो इसे जलप्रपात कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है, एंजेल जिसे कहते हैं। भारत के कुछ जलप्रपात सदावती नदी पर जोग, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम और नर्मदा नदी पर कपिल धारा एवं धुआंधार झरना भी है। तो समझते हैं कि नदी कैसे जो है। अब आप इसको चित्र द्वारा समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए कि नदी एक बह रही है, ठीक है। ये नदी जो है, नदी बह रही है। नदी, ये हमारी नदी बह रही। यहाँ की जमीन जैसे मान लीजिए बहुत ही जो है मुलायम है। ये हिस्सा हमारा मुलायम है। नदी ने इसको काट करके धीरे धीरे ऐसे, नदी पहले ऐसे बहेगी, फिर नदी काट करके फिर ऐसे बहेगी, फिर नदी काट के ऐसे बहेगी, नदी काट के ऐसे बहेगी, ऐसे बहेगी। और जैसे मान लीजिए ये वाला हिस्सा जो नदी का है, ये नदी का हिस्सा उतना नहीं है, मान लीजिए मजबूत है, हार्ड है। ये हिस्सा हार्ड है और ये हिस्सा मुलायम था, ये हिस्सा मुलायम था, सॉफ्ट था। तो अब आप देखिए नदी का पूरा पानी यहां से खड़े ढाल के सहारे ऐसे ऐसे गिरेगा। यहां पर क्या बन जाएगा? कुंड बन जाएगा। और ये यहां पर क्या बन जाएगा? जलप्रपात। क्या बन जाएगा? जल प्रपात। अब आपके समझ में आ गया होगा कि जलप्रपातों का निर्माण कैसे होता है। चित्र के द्वारा समझते हैं। ये देखिए,
नदी देखिए देखिए, नदी पूरी यहां से बहते हुए नदी आ रही है, ठीक है, दिख रहा सबको, नदी यहां से बहते हुए आ रही है। इसके बाद जो नदी के आगे का जो ये एरिया था पूरा, ये क्या था, ये मुलायम चट्टान से बना था। किससे बना था? सॉफ्ट चट्टानों से बना था। और ये चट्टानें क्या थी, उसके तुलना में हार्ड थी। तो नदी ने यहाँ के जल को ज्यादा काट दिया, ज्यादा इसका अपरदन ज्यादा कर दिया। तो अब यहाँ पर एक गड्ढा बन गया, तो सारा पानी यहां से गिर रहा है, तो ये बन गया हमारा जल प्रपात। पर्वतीय भाग से जब नदी नीचे मैदानों में उतरती है तो उसकी गति मैदानों में ढाल कम होने के कारण धीमी पड़ जाती हैं। नदियां सीधे मार्ग पर न चलकर टेढ़े मेढ़े रास्तों पर बहने लगती हैं। इन टेढ़े मेढ़े रास्तों को हम लोग विसर्प या मियांडर कहते हैं। नदी का विसर्प, नदी के सागर में गिरने से पहले उसके बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है। इस कारण इस डेल्टा का निर्माण होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा संसार के प्रमुख डेल्टाओं में से एक है। भूमिगत जल, आप जानते हैं वर्षा का जल चट्टान और मिट्टी में प्रवेश कर जाता है। पहाड़ों में कहीं कहीं चूने की चट्टान मिलती है, जिससे जल रिसकर चट्टान के भीतर पहुंच जाता है तथा रासायनिक अपक्षय द्वारा चूने को घुलाकर दूर बहा ले जाता है, जिससे पहाड़ी में गुफा या सुरंग बन जाती है। इसका अगर आपको प्रत्यक्ष उदाहरण देखना है, चित्रकूट जनपद में जाइए और चित्रकूट में आपको गुप्त गोदावरी की जो गुफाएं बनी हुई हैं वो इसी प्रकार बनी हुई हैं। इसमें से आधी कुछ स्थलाकृतियां बनती हैं जिसे हम लोग स्टेलेग्माइट या स्टेलेक्टाइट या हेलेलेक्टाइट कहते हैं। नीचे बनने वाली इस सुरंग की छत जहां पर पानी टपकने से चूना जमा हो जाता है, जिसे हम लोग स्टेलेक्टाइट कहते हैं। स्टेलेक्टाइट के ठीक नीचे गुफा की सतह पर भी एक खंभे जैसा आकार, जिसका नीचे का आकार चौड़ा और ऊपर का भाग पतला होता बन जाता है, उसे हम स्टेलेग्माइट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्टेलेग्माइट कहते हैं। कभी कभी यह दोनों आपस में मिले हुए दिखते हैं, जिन्हें हम हेलेलेक्टमाइट क्या कहते हैं उसको? हेलेलेक्टमाइट कहते हैं। चूने की चट्टानों वाले क्षेत्र में ऐसी आकृतियां पाई जाती हैं जिन्हें हम कास्ट स्थल भी कहते हैं। हिमानी, ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बर्फ का बड़ा खंड ढाल पर सकता है उसे हम हिमानी या हिमनद कहते हैं। पहाड़ी भाग में हिमानी सपाट चौड़ी खड़े ढाल वाली घाटियों का निर्माण करती हैं। इनका आकार अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह होता है। पहले से बनी वी आकार की घाटी को हिमानी यू आकार की घाटी में बदल देती है। इसका खड़ा ढाल एवं तल सपाट चौड़ा होता है। जब हिमानी चट्टानों को घसीट कर उसका चूर्ण पर्वत के निचले भागों में जमा कर देती है, इसे हम लोग हिमोड़ या मोरेन कहा जाता है। पवन, पवन भी अपरदन का एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। आपने गर्मियों के मौसम में आंधी और तूफानों को आते देखा होगा, ये भी अपरदन की क्रिया करते हैं। आइए जानते हैं। हवा एक स्थान से रेत उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। जब यह चट्टानों से टकराती है तो धूल के कण चट्टानों पर टकरा कर उन्हें कुचल देते हैं, जिससे अपरदन की क्रिया होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस प्रकार का अपरदन अधिक होता है। चित्र में देखिए, पवन देखिए यहां से चल रही है और यहां पर निक्षेपित कर रही है, देख रहे हैं आपको। और ये चित्र देखिए, ये वालुका स्तूप बनते हैं। क्या कहते हैं? वालुका स्तूप। मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा होती है तब पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इन्हें हम बालुका स्तूप कहते हैं। छत्रक शिला, पवनों द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपरदन का कार्य धरातल से कुछ मीटर ऊंचाई तक अधिक होता है। इस प्रक्रिया में पवन निचले भाग को घिस देती है, परंतु ऊपरी भाग छतरी के आकार का हो जाता है। इसे हम छत्रक शिला भी कहते हैं। ये देखिए, यहां पर कटाव ज्यादा हो गया है, ऊपर के हिस्से में कटाव कम हुआ है, छतरी जैसी बन गई है। इसे हम लोग कहते हैं छत्रक शिला। समुद्री लहरें, आपने देखा होगा कि आपके गांव के तालाबों से जब पशु स्नान करके बाहर निकलते हैं तो पानी की लहरें किनारों से टकराती हैं। किनारों पर जमी मिट्टी की सतह को अपने साथ बहाकर अंदर ले जाती हैं। इसी प्रकार समुद्र की लहरें भी समुद्र तटों पर टकराती हैं।
तटों पर जमा मलबा भी अपने साथ बहाकर समुद्र में ले जाती हैं और कभी कभी वह इस पदार्थ को थोड़ी दूर पर जमा कर देती हैं। लहरों द्वारा कटाव से खड़े कगार और जमाव से समुद्र तटों का निर्माण होता है। समुद्र की लहरों के तट बार बार टकराने से तट का निचला भाग कट कर जाता है, लेकिन तट का ऊपरी भाग खड़ा रह जाता है या समुद्र की ओर झुक जाता है, जिसे कि हम लोग भ्रुग या क्लिप कहते हैं। उसको आप यूं समझिए, जैसे मान लीजिए ये समुद्र है हमारा, ठीक है, और ये हमारा जो है भूखंड है, यहां पर ये हमारा भूखंड है। तो अब समुद्र की लहरें इसको काटती जाएंगी तो ये ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हैं कैसे हो जाएगा? तो ये जो है आकृति ऐसे बन जाएगी हमारी, और ये हिस्सा हमारा कट करके रह जाएगा। तो ये जो ऊपरी का भाग है ये ऐसे लटका रहेगा, समुद्र की लहरें ऐसे आएंगी, तो ये जो बनेगी आकृति इसे हम लोग कहेंगे भ्रगु। क्या कहेंगे? क्लिफ। शब्दावली। गाज, पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी को हम लोग गाज कहते हैं। विसर्प, जहां नदी मोड़ बनाती है उसे हम विसर्प या मियांडर कहते हैं। तो बच्चों इसी के साथ ये हमारा पाठ पूरा हुआ। इसके प्रश्न अभ्यास को हम लोग करेंगे, जिसको आप अपनी पुस्तक में नोट करते। तो हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, अपक्षय कितने प्रकार का होता है? जैविक अपक्षय से आप क्या समझते हैं? तो अपक्षय मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक। जैविक अपक्षय पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तथा मानव की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानें कमजोर होती हैं, जैसे जंतुओं द्वारा बिल बनाना, मानव द्वारा खाने खोदना, सड़कें बनाना, सुरंग बनाना आदि। इसी प्रकार चट्टानों की दरारों में जब हवा उड़कर बीज गिर जाता है तो वह वृक्ष बन जाता है, तब इनकी जड़ें फैलने से चट्टानें टूटने लगती हैं। इसे हम लोग जैविक अपक्षय कहते हैं। जलप्रपात कैसे बनते हैं? जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है वो जलप्रपात बन जाता है। बालुका स्तूप क्या है? इसका निर्माण कैसे होता है? मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा होती है तब पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इन्हें हम बालुका स्तूप कहते हैं। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? नदी के सागर में गिरने से पहले उसके बहने की गति और धीमी पड़ जाती है, इस कारण नदी के मलबे का निक्षेपण होने लगता है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। निम्नलिखित प्रश्नों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अपक्षय और अपरदन। ऋतु और मौसम। अपक्षय क्या है? ऋतु और मौसम के प्रभाव द्वारा चट्टानें धीरे धीरे अपने ही स्थानों पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती हैं। चट्टानों के टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। अपरदन क्या है? अपक्षय द्वारा टूटे हुए चट्टानों का बहता जल, नदी, सागर की लहरें, गतिशील बर्फ, पवन आदि एक स्थान से दूसरे स्थानों पर इकट्ठा करते हैं। इस क्रिया को हम लोग अपरदन भी कहते हैं। अपरदन में चट्टानों का कटाव भी शामिल है। वी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी। वी आकार की घाटी नदी पर्वतीय क्षेत्र में नदी अपनी तलहटी को उसे काटकर गहरा करती है, इसे वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। यू आकार की घाटी। ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बर्फ का टुकड़ा ढाल पर खिसकता है तो उसे हिमानी कहते हैं। यह हिमानी पहले से वी आकार की घाटी को यू आकार की घाटी में बदल देता है, जिसका ढाल खड़ा, तल सपाट एवं चौड़ा होता है। भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय। चट्टानें दिन में सूर्य की गर्मी से गर्म होकर फैल जाती हैं, रात में तापमान कम होने पर सिकुड़ जाती हैं, जिससे चट्टानें कमजोर पड़ने लगती हैं और टूट जाती हैं। हवा के प्रभाव से भी चट्टानें टूट जाती हैं। चट्टानों के इस प्रकार टूटने की क्रिया को भौतिक अपक्षय कहते हैं। रासायनिक अपक्षय। चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिजों का सम्मिश्रण पाया जाता है। पानी के संपर्क में आने से इन तत्वों को रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसके फलस्वरूप चट्टानों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और चट्टानें टूटने लगती हैं। इस क्रिया को रासायनिक अपक्षय भी कहते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित का सही जोड़े बनाइए। नदी डेल्टा का निर्माण करती है, हिमानी यू आकार की घाटी का निर्माण करती है, समुद्री लहरें भ्रगु का निर्माण करती हैं, भूमिगत जल हेलेक्टाइट का निर्माण करता है, पवन छत्तक शिला का निर्माण करता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति को हम लोग बालुका स्तूप कहते हैं। चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया कहलाती है अपक्षय। भूमिगत जल द्वारा निर्मित भूआकृति है स्टेलेक्टाइट। पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से भूकंप क्या होते हैं? भूकंप पैदा होते हैं। इसी के साथ बच्चों हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।
चौहान भैया अतर्रा वाले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।